ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली घटनाओं के बाद कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी तरफ अपनों को बचाने की कोशिश में हर कोई अपनी सीमा से आगे जाने को तैयार था। किसी को यह नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट किसके लिए राहत लेकर आएंगे और किसके लिए एक नई मुसीबत। जंगल में अनिका की जिंदगी खतरे में थी और अस्पताल में राजलक्ष्मी की हालत ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका एक सुरंग के अंदर फंस गई थी। सुरंग में जहरीली गैस फैल चुकी थी और उसके बाद वहां एक जोरदार ब्लास्ट भी हुआ था। इस घटना के बाद अनिका की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। दूसरी तरफ अस्पताल में राजलक्ष्मी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। उसकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे। जैसे ही दादी माँ और आयशा मारवा को पता चला कि राजलक्ष्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दोनों अपनी सारी परेशानियों को कुछ समय के लिए पीछे छोड़कर वहां पहुंच गईं। वे अच्छी तरह जानती थी कि अनिका इस समय वहां मौजूद नहीं है और रोहित भी अनिका को ढूंढने के लिए निकल चुका है। इसलिए अब गुलेरिया परिवार के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी उन्हीं दोनों की थी। राजलक्ष्मी को अस्पताल में लाए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली थी। बीच बीच में वार्ड का दरवाजा खुलता और कोई नर्स तेजी से बाहर आती। परिवार के सदस्य हर बार उम्मीद से उसकी तरफ देखते, शायद इस बार कोई अच्छी खबर मिलेगी। नंदिनी और श्रेया कई बार नर्स से पूछने की कोशिश कर चुकी थी, राजलक्ष्मी की हालत कैसी है, क्या वह और दोनों बच्चे ठीक हैं क्या? लेकिन नर्स हर बार एक ही बात कहती, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। उसका जवाब सुनकर दोनों की चिंता और बढ़ जाती। नंदिनी ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं राजलक्ष्मी की हालत कैसी होगी। यह उसकी पहली डिलीवरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में मयूर भी उसके साथ नहीं है। श्रेया भी बेहद परेशान थी। वह जानती थी कि मयूर हमेशा राजलक्ष्मी के साथ रहता था, इसलिए आज उसका वहां न होना सभी को खटक रहा था। उधर करण गुलेरिया की चिंता भी लगातार बढ़ रही थी। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि अनिका पिछले दिन से गायब है। अब राजलक्ष्मी की हालत के बारे में भी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे। एक साथ 2 परेशानियों ने करण को भीतर तक हिला दिया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और उनका संतुलन बिगड़ गया। पीछे खड़े आकाश ने तुरंत उन्हें संभाल लिया और जोर से चिल्लाया, पापा। आकाश ने उन्हें सहारा देकर पास की बेंच पर बैठाया, फिर उन्हें चिंता से कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम सब हैं यहाँ। ऐसे समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम सब का क्या होगा? आप इस घर के सबसे बड़े हैं। करण आकाश की बात समझ रहे थे, लेकिन उनका मन उन विचारों से घिरा हुआ था जिन्हें वह किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वह अनिका को खो न दे। स्वाति मल्होत्रा को वह पहले ही खो चुके थे और अब अनिका उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। आकाश ने फिर कहा, पापा थोड़ा प्लीज शांत हो जाइए। आपकी मेडिसिन कहाँ है? करण ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया। आकाश ने उनकी जेब से 2 गोलियां निकाली और उन्हें दे दी।
ये वही दवाइयाँ थी जो उनके दिमाग को शांत करने में मदद करती थी। दवा लेने के कुछ ही देर के बाद करण को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जिस चिंता से पूरा परिवार जूझ रहा था उसका सबसे बड़ा कारण अभी जंगल में था। वहां अनिका सुरंग के अंदर बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। अनिका जिस समय बेहोश हुई थी उसी दौरान सुरंग के मुंह पर एक बड़ा पत्थर आकर गिरा। पत्थर इतना भारी था कि उसने रास्ते को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया था। दुर्भाग्य से अनिका उस पत्थर के बहुत करीब थी। पत्थर की वजह से उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। पहले से ही जहरीली गैस उसके शरीर में काफी मात्रा में फैल चुकी थी और अब सिर पर लगी चोट ने उसकी हालत और गंभीर कर दी थी। धीरे धीरे उसकी चेतना उससे दूर होती जा रही थी। अनिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बेहद गहरी और अंधेरी खाई में गिरती जा रही हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, न कोई आवाज, न कोई रास्ता, न ही कोई रोशनी। अनिका उस अंधेरे में खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह किसी को तलाश रही थी, लेकिन जितना आगे बढ़ती उतना ही अंधेरा गहरा होता जाता। असल में यह सब उसके दिमाग के अंदर चल रहा था। अनिका वास्तविकता में वही सुरंग के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। बेहोशी की हालत में भी उसके दिमाग में रोहित और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए एक एक पल एक एक करके उसके सामने आने लगा था। उसे अपने परिवार की याद आने लगी, अपने बच्चों की हंसी, रोहित के साथ बिताए पल। वे सभी यादें उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वे तस्वीरें धुंधली होती जा रही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन यादों से भी दूर होती जा रही है। अंधेरी खाई में गिरते हुए उसे एक तरफ अपने तीनों बच्चे दिखाई दिए और दूसरी तरफ रोहित खड़ा दिखाई दिया था। चारों ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मानो वे उसे उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहती हो। अनिका भी उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह उनका हाथ पकड़ पाती, वह उनसे और दूर जाने लगती है। उसके बच्चे उसे बचाने के लिए पुकार रहे थे। रोहित भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे आवाज दे रहा था। अनिका खुद भी चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अनिका की आवाज जैसे उसी अंधेरे में खो जाती है। वह चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अब उसे न अपने बच्चों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और न ही रोहित का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वह इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी उस अंधेरे के बीच कहीं से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। अनिका उस रोशनी की तरफ देखने लगती है। रोशनी की दूसरी तरफ 3 मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। अनिका कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वे 3 चेहरे कौन हैं। तभी उन चेहरों के बीच से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वह हाथ जैसे उसे बचाने के लिए आगे आया हो। उसकी नजर उस हाथ पर टिक जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि रोहित मारवा का है। अनिका अचानक गहरी सांस लेती है और उसी क्षण उसकी आंखें खुल जाती है। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आता है कि वह कहाँ है। फिर उसे एहसास होता है कि अंधेरी खाई, बच्चे और रोहित का दृश्य उसके दिमाग में चल रही एक कल्पना थी, लेकिन वह हाथ जो रोहित का था वह वास्तविक था। अनिका अपनी आधी खुली आंखों से सामने देखती है। वही हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा हुआ था और कुछ ही पल के बाद उसे समझ आ जाता है कि रोहित सचमुच वहां पहुंच चुका है।
अनिका की नजर जैसे ही रोहित पर पड़ी, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उछल आई थी। वह जानती थी कि रोहित तक पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी वह उसके सामने था। लेकिन अनिका के सिर पर लगी चोट बेहद गंभीर थी। उसके पास अपनी खुशी जाहिर करने तक की ताकत नहीं थी। उधर सुरंग का रास्ता पत्थर की वजह से पूरी तरह बंद हो चुका था। स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और मयूर की टीम ने मिलकर उस पत्थर को रोक रखा था, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने सुरंग के छोटे से हिस्से खुले होने से अपना हाथ अंदर पहुंचाया और अनिका को पकड़ लिया। वह लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अनिका को बाहर खींच सके, लेकिन अनिका के शरीर में जहर काफी फैल चुका था। उसके सिर पर गहरी चोट थी। इस वजह से उसमें खुद बाहर निकलने की ताकत नहीं बची थी। अब रोहित की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसने अनिका को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तभी उसे अनिका के हाथ में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसके चेहरे पे तुरंत उम्मीद की एक झलक आई। रोहित ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया। अब उसे बस एक ही बात पता थी, उसे अनिका को बाहर निकालना ही है। रोहित ने अनिका को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन पत्थर रास्ते में अटका हुआ था, कोई रास्ता नहीं बन रहा था। तभी रोहित को एक विचार आया। उसने अपनी टीम और स्पेशल डिपार्टमेंट के सदस्यों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। सबने मिलकर उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर अपनी जगह से ज्यादा नहीं हिला था। आखिरकार उन्होंने एक मजबूत रस्सी का इंतजाम किया। रस्सी को पत्थर से बांधा गया और उसे चॉपर की मदद से खींचने की पूरी कोशिश की गई। जैसे ही चॉपर ने जोर लगाया, पत्थर थोड़ा सा हिल गया था। सभी के भीतर उम्मीद जाग गई थी, शायद अब रास्ता बनाया जा सकता था। सबने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। रोहित ने अनिका का हाथ छोड़ा नहीं। वह लगातार उसे आवाज देता रहा और उसे बाहर आने के लिए कहता रहा। अनिका भी अपनी बची हुई ताकत के सहारे हल्की हल्की हरकत कर रही थी। वह बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी रस्सी पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और रस्सी टूट गई थी। एक पल में सबकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। पत्थर वापस अपनी जगह की ओर खिसकने लगा था। अब खतरा और बढ़ गया था, लेकिन चॉपर से पत्थर को खींचने के कारण एक छोटा सा रास्ता बन चुका था, जिससे एक व्यक्ति किसी तरह बाहर निकल सकता था। समस्या यह थी कि पत्थर ढलान पर था। अगर उसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं की जाती तो वह वापस अपनी जगह पर जाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर देता। रोहित ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने स्पेशल डिपार्टमेंट और मयूर की पूरी टीम को संकेत दिया, सब एक साथ जोर लगाएंगे। मेरे 3 कहते ही सभी लोग तैयार हो गए। रोहित ने गिनती शुरू की, 1 2 3। सभी ने एक साथ पूरी ताकत लगाई। पत्थर थोड़ा सा हिल गया था और उसी क्षण रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी पूरी ताकत से बाहर खींच लिया था। अनिका अब सुरंग से बाहर आ गई थी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सबकी नजर उस भारी पत्थर पर गई। पत्थर फिर से फिसल गया था। अगर अनिका को बाहर निकालने में कुछ सेकंड और भी लग जाते तो वह हमेशा के लिए सुरंग के अंदर फंस सकती थी। अब अनिका बाहर थी, लेकिन उसकी हालत देखकर किसी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसके सिर पर गहरी चोट थी, खून लगातार बह रहा था। रोहित ने बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनिका के शरीर में सिर्फ हल्की सी हलचल थी। उसने एक बार अपनी आंखें खोली, सामने रोहित खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से बंद हो गई थी। अनिका के दोबारा बेहोश होते ही रोहित घबरा गया था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे।
उसे डर था कि कहीं अनिका उसे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चली गई। वह बार बार अनिका को आवाज देने लगा, अनिका उठो, लेकिन अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ। अनिका, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें उठना होगा, सुन रही हो क्या? अनिका उठो। लेकिन अनिका पूरी तरह मूर्छित थी। उसके शरीर से कोई स्पष्ट हलचल नहीं थी। रोहित की हालत देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अनिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रोहित को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे देख लिया था। उन्होंने पहली बार रोहित की आंखों में अनिका को खोने का डर देखा था। वह व्यक्ति जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था, इस समय पूरी तरह टूट चुका था। उसे केवल अपनी पत्नी की चिंता थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में अनिका को बचाने का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ जंगल जंगल था। दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अनिका के शरीर में जहरीली गैस का असर बढ़ता जा रहा था। उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। अगर इलाज में थोड़ी भी देरी होती तो उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। रोहित जैसे अपने होश खो चुका था, वह अनिका को अपनी बाहों में पकड़े बस उसे देखता जा रहा था। तभी भूमिका ने खुद को संभाला और रोहित के पास पहुंची। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, खुद को संभालो, अनिका को कुछ नहीं होगा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। रोहित से भूमिका ने कहा, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन अनिका को कुछ नहीं होने देंगे। भूमिका की बात ने रोहित को थोड़ा हिम्मत दिया था। उसने धीरे से सिर हिलाया। तभी उसके कानों में लगे ब्लूटूथ से एक आवाज आई। यह आवाज स्वाति मल्होत्रा की थी। स्वाति ने रोहित से कहा, रोहित, खुद को संभालो और अनिका को जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाओ। असल में वापस जाने से पहले स्वाति ने वह हेलीकॉप्टर रोहित को दे दिया था। शुरुआत में रोहित और स्वाति दोनों अनिका को ढूंढने के लिए साथ आने वाले थे, लेकिन बाद में स्वाति वहां नहीं आई और रोहित चिराग के साथ पहुंचा था। अब स्वाति अपने किले से ही उस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर रही थी। हेलीकॉप्टर में लगे कैमरों की मदद से वह वहां की पूरी स्थिति देख पा रही थी। वह अनिका की हालत देख पा रही थी और एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस तरह देखना कितना कठिन हो सकता है, इसका अंदाजा उसकी आंखों में आए आंसुओं से लगाया जा सकता था। स्वाति बार बार रोहित को खुद को संभालने के लिए कह रही थी। शुरुआत में रोहित जैसे कुछ सुन नहीं रहा था, लेकिन स्वाति की लगातार आवाज सुनने के बाद आखिरकार उसने खुद को संभाला। अब उसका एक ही लक्ष्य था, अनिका को अस्पताल पहुंचाना। रोहित अनिका को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। मयूर भी उसके साथ था। जैसे ही रोहित हेलीकॉप्टर में बैठा, स्वाति ने उसका नियंत्रण संभाला और हेलीकॉप्टर को अस्पताल की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। उधर चिराग मेहता ने अस्पताल में पहले ही फोन करके पूरी मेडिकल टीम को तैयार रहने के लिए कह दिया था। अनिका को अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई थी। अब अस्पताल उसकी जान बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब रोहित अनिका को लेकर अस्पताल की ओर जा रहा था, उसी समय अस्पताल में राजलक्ष्मी के वार्ड के बाहर सभी लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत चुका था, किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर अचानक राजलक्ष्मी के वार्ड का दरवाजा खुला। सभी की नजर तुरंत डॉक्टर की तरफ गई। करण गुलेरिया आगे बढ़े। उन्होंने घबरा कर पूछा, डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? राजलक्ष्मी और बच्चा दोनों ठीक हैं क्या? डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा,
बधाई हो, आपको एक पोता और एक पोती हुई है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खिल उठे थे। कुछ ही पल पहले जिस अस्पताल के गलियारे में चिंता और डर का माहौल था, वहां अचानक खुशी फैल गई थी। श्रेया और नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लेकिन करण की खुशी के साथ एक सवाल अभी भी बाकी था। उन्होंने डॉक्टर से तुरंत पूछा, डॉक्टर, राजलक्ष्मी कैसी है? मेरी बेटी ठीक है क्या? डॉक्टर अचानक शांत हो गई। उनके इस रुकने से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर फिर से चिंता लौट आई थी। कुछ सेकंड पहले जो खुशी आई थी, वह एक पल में जैसे थम सी गई थी। करण ने डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए पूछा, डॉक्टर, कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने आखिरकार कहा, राजलक्ष्मी अभी बेहोश हैं। उन्हें कुछ समय ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही सबकी सांस जैसे वापस आ गई थी। करण की आंखों में राहत थी। आकाश ने भी गहरी सांस ली। राजलक्ष्मी और दोनों बच्चे सुरक्षित थे। श्रेया ने खुशी से आकाश से कहा, आकाश, जाओ और मिठाई लेकर आओ। आज हमारे पास दोहरी खुशी है। एक तरफ राजलक्ष्मी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और दूसरी तरफ राजलक्ष्मी भी अब खतरे से बाहर थी। अस्पताल में मिठाई बांटने की तैयारी होने लगी। आकाश मिठाई लेने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, तभी अचानक 3-4 गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से अस्पताल में आकर रुकी। उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई सामने आ जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। अचानक आकाश इतनी सारी गाड़ियों को देखकर हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी में कौन अस्पताल आया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद कोई वीआईपी मरीज आया होगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि तभी एक गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से मयूर गुलेरिया बाहर निकला। मयूर बेहद घबराया हुआ था। आकाश उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। वह पूछना चाहता था कि उसका फोन क्यों बंद था और अनिका कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नजर मयूर के पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी से रोहित बाहर निकल रहा था और उसकी बाहों में अनिका थी। अनिका की हालत देखकर आकाश एक पल के लिए वहीं जम गया था। रोहित के चेहरे पे दर्द और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके सिर से भी खून बह रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह केवल अनिका को देखता रह गया। उसी समय अस्पताल की नर्सें स्ट्रेचर लेकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। चिराग मेहता पहले ही डॉक्टरों को पूरी तरह तैयार करवा चुका था। अस्पताल की मेडिकल टीम अनिका के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनिका को स्ट्रेचर पर रखा गया, डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। रोहित वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी वही डर था। आकाश ने रोहित से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि रोहित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आकाश ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, बस अनिका ठीक हो जाए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब अस्पताल के एक हिस्से में राजलक्ष्मी और उसके नवजात बच्चों के सुरक्षित होने की खुशी थी और उसी अस्पताल के दूसरे हिस्से में अनिका जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। एक परिवार को राहत मिली थी, लेकिन उसी परिवार के सामने एक नई चिंता खड़ी थी और रोहित के लिए अब केवल एक ही सवाल मायने रखता था, क्या डॉक्टर अनिका को बचा पाएंगे? अनिका को स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टरों की टीम तेजी से अंदर चली गई। चिराग मेहता ने पहले ही अस्पताल को सूचना दे दी थी, इसलिए किसी भी तरह की देरी नहीं हुई। डॉक्टर, नर्स और मेडिकल टीम पहले से तैयार थे।
लेकिन अनिका की हालत देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि मामला बेहद गंभीर है। उसके शरीर में जहरीली गैस का असर था, सिर पर गहरी चोट थी और काफी खून भी बह चुका था। रोहित उसे स्ट्रेचर पर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आकाश धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने रोहित से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन रोहित की हालत देखकर रुक गया था। वह समझ गया कि अभी सवाल पूछने का सही समय नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था कि डॉक्टर अनिका का इलाज करे। आकाश ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसे उम्मीद थी कि अनिका इस मुश्किल से बाहर निकल जाएगी। वहीं रोहित की नजर लगातार उस दरवाजे पर थी जिसके पीछे डॉक्टर अनिका का इलाज कर रहे थे। उसके लिए समय जैसे रुक गया था। हर गुजरता सेकंड उसे भारी लग रहा था। उसे जंगल की वह सुरंग याद आ रही थी, वह पत्थर याद आ रहा था, अनिका का बेहोश शरीर याद आ रहा था और उसका हाथ, और वह पल जब उसने अनिका को अपनी पूरी ताकत से सुरंग से बाहर खींचा था। रोहित ने अनिका को बचाने के लिए जो कुछ किया था वह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन अब लड़ाई उसके हाथ में नहीं थी। अब अनिका की जिंदगी डॉक्टरों के हाथ में थी। वह केवल इंतजार कर सकता था। दूसरी तरफ मयूर भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह अनिका की स्थिति जानना चाहता था, लेकिन सामने मौजूद हालत ने उसे भी कुछ पल के लिए शांत कर दिया था। एक तरफ राजलक्ष्मी अपने दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित थी, दूसरी तरफ अनिका गंभीर हालत में इलाज के लिए अंदर जा चुकी थी। कुछ देर पहले जिस अस्पताल में खुशी का माहौल बना था, उसी अस्पताल में अब एक बार फिर सबकी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिक गई थी। किसी को नहीं पता था कि अगली खबर कैसी होगी। क्या अनिका इस मुश्किल लड़ाई को जीत पाएगी? क्या उसके शरीर से जहरीली गैस का असर खत्म किया जा सकेगा? क्या उसके सिर की गंभीर चोट का इलाज संभव होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित अपनी अनिका को फिर से उसी तरह मुस्कुराते हुए देख पाएगा? इन सवालों के जवाब अभी डॉक्टरों के पास भी नहीं थे, लेकिन एक बात तय थी, अनिका ने जंगल में दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। अब उसकी जान बचाने की बारी डॉक्टरों की थी, और अस्पताल के बाहर खड़ा हर व्यक्ति सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा था कि अनिका कब वापस आएगी।